जाते हैं, हमें कुछ नहीं पता अभी, हमें सिर्फ इतना पता है कि जब हमारे पास भी बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि रिडंडेंटली हमको जैसे कि रिकॉर्ड बनाना हो या उसे मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल इंस्टेंसेस के लिए यूज करना हो, सो वी हैव टू मेक अ स्ट्रक्चर। से इट अ रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमें स्टूडेंट का नाम और रोल नंबर पूरी बैच के लिए रखना है। That means we have to create some structure that will hold your name and your roll number together and will be called by a single name. हम नहीं चाहते थे कि हम दो बार उस चीज को रेफर करें, तो हमें एक रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है, राइट। इफ इट वुड हैव बीन ओनली रोल नंबर्स तो हम उसको अरे में होल्ड करके रख सकते थे। इफ इट वुड हैव बीन ओनली नेम्स देन ऑल्सो अरे वुड हैव सफाइज्ड, बट बिकॉज वी हैड टू डिफरेंट types of data to be kept together for every student, therefore हमें record बनाना पड़ रहा है, correct? Am I clear and understandable to all of you? हाँ नहीं बोलना पड़ेगा ताकि मैं आपको बनाना बता सकूं। Is my screen visible to you? Yes. Yes, thank you। तो हमको बनाना प्रोग्राम है, राइट? तो हमने आपको बताया कि जो भी कहानी होती है वो तो इन मेन के अंदर में रन होगी। आप यही काम करते आए हैं और सब कुछ ओपन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होता है। तो ये तो हो गया हमारा वो पार्ट जहाँ पर मेन प्रोग्राम चलेगा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर लिखने के लिए हमारा कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, राइट। देन यू गिव अ नेम टू द स्ट्रक्चर। हमने बनाया स्टूडेंट रिकॉर्ड, करेक्ट। तो हमेशा स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे तो विल गिव अ नेम, और जैसे आपने ओपन और क्लोज कर्ली ब्रैकेट बनाए थे मेन के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रक्चर के लिए बनाएंगे, बस एंड सेमीकोलन से करेंगे। ये हमें याद रखना है यहाँ पे, करेक्ट। नाउ व्हाट डिड आई टेल यू, दैट एवरी टाइम यू विल हैव टू थिंग्स टू कीप एज अ रिकॉर्ड। एक होगा इंटीजर टाइप रोल नंबर, राइट, और दूसरा होगा कैरेक्टर अरे नेम। ये भी हो गया, राइट, बन गया। यहाँ तक सबको क्लियर है कि Yes. कैसे स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। नाउ आई वांट टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट नाउ, एंड देयरफॉर आई विल हैव टू क्रिएट द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट इन द मेन ब्लॉक। यहाँ पर हमें अपना मेन ब्लॉक लिखना है। तो सबसे पहले जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं उसी तरह से हम स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है, किस नाम से बनाया है, स्ट्रक्ट बनाया स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। सपोज एक स्टूडेंट 1 के नाम से एक रिकॉर्ड है। नाउ यू कैन से कि भाई नाम डालो। आप नाम एक्सेप्ट करना चाहेंगे ना, स्टूडेंट का रिकॉर्ड बनाना है, सो यू हैव टू कीप इट। तो इसके लिए हमने क्या देखा कि स्कैनएफ होता है। स्कैनएफ क्योंकि नाम है तो परसेंटेज एस होगा, करेक्ट। अब ये नाम कहाँ स्टोर होगा, इसमें। इंस्टेंस क्या बना, S1। वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। तो हम हमेशा स्कैनएफ करते हैं तो क्या करते हैं, नेम लिखते हैं यहाँ पे। पर हम क्योंकि स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्टूडेंट 1 का नाम है ये। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम ऐसे S1 नेम में करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आप स्कैनएफ नहीं यूज करना चाहे तो व्हाट कैन यू अल्टरनेटली डू, गेट एस। हम दोनों तरह से नाम एक्सेप्ट कर सकते हैं, करेक्ट। प्रिंट भी करा लेते हैं। दूसरी चीज क्या करना है, एंटर रोल नंबर। एम आई मेकिंग द प्रोग्राम द वे वी यूज टू मेक एवरी टाइम, कोई चेंज नहीं है ना। बस लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रक्चर के अंदर का वेरिएबल जब वो स्टूडेंट 1 के लिए एग्जिस्ट करेगा
तो वो S1 डॉट नेम और S1 डॉट रोल नंबर से रेफर किया जाएगा। बस इतना याद रखना होता है। एंड नाउ यू कैन यूज इट एज एनी अदर वेरिएबल दैट कैन एग्जिस्ट फॉर अ प्रोग्राम। ये हो गया, रोल नंबर नाम से बनाया हमने, रोल नंबर कर लिया। करेक्ट। नाउ यू वांट टू सी कि आपने क्या डाला है, तो printf वापस कर लेते हैं। The record is, हम कर लेते हैं। अब हमें क्या क्या प्रिंट करना रहेगा, नेम और रोल नंबर फॉर द स्टूडेंट। तो हमने कहा printf परसेंटेज डी पहले रहे, परसेंटेज एस दूसरी बार रहे, पहली बार में रहे स्टूडेंट वन का रोल नंबर जो कि परसेंटेज डी से आपने किया है डिनोट। करेक्ट। मैम ऐसा और रोल नंबर नहीं आएगा? अरे बस कर रही थी, वो उल्टी तरफ लिख गया था। राइट। और दूसरा S1 डॉट नेम। अब हम परसेंटेज तो लगा दिया, हम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर, ताकि ये दिखे तो कि रिकॉर्ड बना है। और यहाँ पर लगा लेते हैं /t। राइट। करेक्ट। कैसे यूज हुआ, हमने पहले स्ट्रक्चर डिफाइन किया, स्ट्रक्चर का इंस्टेंस क्रिएट किया, स्ट्रक्चर के दोनों वेरिएबल्स एक्सेप्ट किए और नाम प्रिंट किया। रन करके देखते हैं। गेटस यूज किया है तो हैश इंक्लूड क्या लिखना पड़ेगा हमें। गेटस यूज करने के लिए हमें कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, stdio.h से स्ट्रिंग्स के फंक्शंस यूज कर सकते हैं क्या। वो मैम स्ट्रिंग डॉट एज लगना। string.h बस लग गया, बन गया स्ट्रक्चर। मैम वो लास्ट में एक रह गया ब्रैकेट। सर एंटर नेम, नाम प्रिंट करते हैं ए, इसका रोल नंबर देते हैं 001। हमने कहीं पर, हाँ, जो रिकॉर्ड प्रिंट नहीं हुआ। राइट। क्या कह रहे थे, कोई कुछ कह रहा था। नहीं मैम, वो मैंने ब्रैकेट देखा नहीं था इसलिए मुझे लगा आप ब्रैकेट नहीं डाला है लास्ट में 24 वाला। तो रोल नंबर हमने, ओहो, स्कैनफ में एम्परसेट नहीं लगाया है तो ये दिक्कत करेगा। तो ये आया आपका एंटर नेम, हमने नाम दे दिया, रोल नंबर दे दिया, तो रिकॉर्ड प्रिंट हो गया। क्लियर। यस मैम। जैसे भी स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया था, मैम मल्टीपल स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स के लिए करना हो तो कैसे करना है? कुछ नहीं करना। लूप लगा देते। क्यों लूप लगाएंगे, हाँ वैसे तो आप एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, पर अभी अगर हमें दो बनाने हैं। मैम ये तो लेकिन मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ेगा ना बाद में। आप एरे भी बना सकते हैं, पर अभी मैं दो के लिए दिखा दूं, फिर आप मल्टीपल के लिए तो बना ही लोगे। थ्योरी ऑफ इंडक्शन, इफ इट वर्क्स फॉर वन इट विल वर्क फॉर ऑल। वन और टू के लिए, एक और दो अगर मैंने बता दिया तो आप बाकी तो बना ही लोगे ना सर। यस मैम। तो बस ये तो S1 ही था, और जो दूसरी बार हमने लिखा वो हम S2 के लिए लिख लेते हैं। S2 के लिए लिख लिया। और आप अरे बना के तो डेफिनेटली कर सकते हो इसमें। /n
या वैसे का वैसे ही नीचे भी लिख देते तो भी हमारा काम हो जाता, 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट में भी हम अपना काम करा सकते थे। करा लेते हैं। एंटर नेम EEE 001, तो बड़ा कर लो। फिर से गड़बड़ की गई हमने। एंटर प्रेस हो गया होगा, कोई नहीं, दूसरे का नाम हम एंटर प्रेस हो गया, अदरवाइज दूसरा नाम भी आ जाता। करेक्ट। यस मैम। Correct. राइट, बन गया स्ट्रक्चर Yes. और हो गया रिकॉर्ड डिस्प्ले। और ये बनाना क्यों था, हमेशा ये याद रखिएगा कि सेट फॉर डेटा रिकॉर्ड्स, या आपको कोई डेटाबेस बनाना है जिसमें आपको मल्टीपल फील्ड्स चाहिए अलग अलग टाइप के, और वो बहुत सारे इंस्टेंसेस के लिए रेप्लिकेट करना है। आप एम्प्लॉय डेटा बना सकते हो, आप स्टूडेंट रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो, आप ग्रोसरी सामान खरीद रहे हैं तो उसकी लिस्ट बनाने के लिए ये काम कर सकते हो। तो जहाँ पर भी इस तरह की एप्लीकेशंस आते हैं वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। करेक्ट। ध्यान ये रखना है कि आप बस उसको रेफर करेंगे इंस्टेंसेस डॉट फील्ड का नाम, बाकी वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह रीड और राइट किया जाता है, डॉटेड नोटेशन से उसको रेफर करना होता है। करेक्ट। Yes. मैम हम्म। मैं ऊपर लूँ ना, थोड़ा वो स्क्रीनशॉट लेना। ओ बेटा, इतनी कहानी बनाने के बाद तो आप बना ही लोगे प्रोग्राम, अब इसका क्या स्क्रीनशॉट लेना होता है। लो, आई विल पोस्ट इट इन दी चैट बॉक्स, आप प्रोग्राम ही रख लो, स्क्रीनशॉट लेके टाइप करना पड़ेगा सर। तो मैम वो मतलब वो Dependence. स्ट्रक्चर वाला फंक्शन वाला था, वही पार्ट देखना था, वो बेसिक मैंने कहा ना आपको। कौन सा पार्ट। फंक्शन वाला स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। ऊपर जो बनाया ये हमने। यस मैम। हम्म, ये आ गया सबको। आप डॉटेड नोटेशन से S2 यहीं पे भी बना सकते हैं। करेक्ट। और आपके पास में अगर आप यहाँ नहीं बनाना चाहें तो दूसरा तरीका इंस्टेंस क्रिएट करने का होता है, आप S1 कॉमा S2 यहाँ पर दे दें, तो 2 इंस्टेंसेस यहीं पर ही क्रिएट हो गए उसके। करेक्ट। तो ये ऑल्टरनेट्स हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। डन। यस मैम। चलो, तो अब इसी तरह से कोई मुझे फंक्शंस बनाना बता दे, जिसको भी आता है। यू कैन वॉलंटरली ओपन योर स्क्रीन, वी विल डिस्कस एंड वील कीप ऑन अपडेटिंग इफ यू गो रॉन्ग एनीवेयर। जैसे स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही एक फंक्शन का ब्लॉक बनेगा और वो मेन के बाहर रहेगा, और मेन के अंदर फंक्शन को यूज करना है। राइट। तो कोई जल्दी से कौन मदद कर रहा है मेरी, कहाँ है सर, रोल नंबर 55। सर लैपटॉप में आ गए आप। यस मैम, आ तो गया। तो कैसे फिर करें? बनाए आपका प्रेजेंटर। आप बना दो मैम, लेकिन आता नहीं है। भाई हम बैठे हैं ना, अभी आप बना के ही दिखाने वाले हो, देखो आप। मैंने कहा ना, आप लोगों को सब आता है। राइट। बस आप अपना पोटेंशियल यूज नहीं करते, सब हनुमान जी हैं, सबको उनका पोटेंशियल याद दिलाना पड़ता है बस। राइट। तो सबसे पहले तो इंट मेन लिख के नीचे पटक दो। हम्म, और ओपन। ग्लोबल बनाना है। हाँ, ग्लोबल फंक्शन बना रहे ना। नहीं, अरे आप कुछ नहीं बनाना। बनाना, कुछ नहीं, एक एंटर दबा देंगे हम, चिंता क्यों कर रहे हो आप। इंट मेन, और वैसे ही कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके छोड़ दो, आप पहले मेन को खत्म करें पहले। ये हो गया। अब सपोज हमें फंक्शन बनाना है 2 नंबर्स को ऐड करने का। करेक्ट।
तो आप मेन के अंदर पहले तो छोटा प्रोग्राम खुद ही बना दीजिए, इंट ABC डिक्लेयर कर लेते हैं, राइट। हाँ, अब आप एंटर दी वैल्यूज ऑफ A एंड B प्रिंट कराओ, printf, और यूजर को बोलो कि A और B की वैल्यूज डालें। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा हमें? NF और printf होता है। बिल्कुल, scanf करा लो आप पहले, आप दोनों नंबर्स पहले एक्सेप्ट तो करें हम। कॉमा हटा दो scanf के अंदर से, scanf बाकी कोई चीज और पहचानता ही नहीं है, वो कॉमा भी बाहर पहचानेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा। हाँ, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर कॉमा एम्परसेंड A एंड एम्परसेंड B, यानी हमने अपडेट कर दी A और B की वैल्यूज, एम्परसेंड A एंड एम्परसेंड B। मैं एम्परसेंड ही ढूंढ रहा हूँ। चलो, अब हमारा एक्सप्रेशन क्या होता था, एक एंटर मारते जाओ बीच में स्पेस, रिटर्न मत कराओ, रिटर्न मत कराओ, अभी आप बंद करो। एक एंटर मारो पहले, थोड़ी सी जगह छोड़ते जाओ ताकि हम जहां जहां पर हमें C इज इक्वल टू A प्लस B, C equals to A plus B। यस, C इज इक्वल टू A प्लस B and printf the sum is। परसेंटेज D कॉमा C, द सम इज परसेंटेज D, सम प्रिंट भी हो जाए ना, द सम इज कोलन के बाद बेटा, कोलन हमने इसीलिए तो रखा होगा, हाँ, कॉमा C। ये है नॉर्मल प्रोग्राम दो नंबर्स को ऐड करने का। डबल इन्वर्टेड कॉमा परसेंटेज D के बाद, अरे हाँ, भूल जाते हैं कभी कभी तो। कोई बात नहीं, अरे तो सी वी आर हियर टू करेक्ट यू फॉर दिस ओनली, डोंट वरी, राइट। तो ये बन गया हमारा नॉर्मल प्रोग्राम। अब हमने आपको क्योंकि काम दिया था भाई ये तो फंक्शन से बनाना है, तो C इज इक्वल टू A प्लस B का काम हम कहीं और से कराने वाले हैं, ऐड कहीं पर और होने वाला है। तो ऐसा करो, C इक्वल टू A प्लस B की जगह पे C इक्वल टू ऐड और ब्रैकेट में A कॉमा B दे दो, क्योंकि हम फंक्शन जब भी बनाएंगे तो फंक्शन लिखने का तरीका होता है ऐड डबल इन्वर्टेड आपने A कॉमा B। A comma B। राइट, इसका मतलब हमें एक ऐड नाम का फंक्शन बनाना है जो दो पैरामीटर्स ले, जो कि दो इंटीजर टाइप वैल्यूज होंगी, और हमको रिटर्न क्या करेगा वो फंक्शन, A प्लस B ऐड करके दो वैल्यूज को, राइट। तो ये हमेशा फंक्शन बनाया कहाँ जाता है, मेन के बाहर। मेन के बाद। तो मेन के जहां पर कर्ली ब्रैकेट एंड किया है ना आपने, एंड जहां किया कर्ली ब्रैकेट उसके नीचे बना लो, और नीचे एक आध एंटर और मार दो ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें। हाँ, अब A प्लस B अगर दो इंटीजर वैल्यू है तो रिटर्न क्या करेगा, एक इंटीजर टाइप वैल्यू, तो इसीलिए रिटर्न टाइप होगा इंटीजर। फंक्शन का नाम क्या दिया है आपने, स्पेस ऐड ब्रैकेट में। अब वो एक्सेप्ट क्या करेगा, दो इंटीजर टाइप वैल्यूज, सो यू कैन से इंट टाइप एक्स, ए बी भी ले सकते हैं, पर आप अभी एक्स वाई ले लो ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि लोकल और तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम फंक्शन बना रहे हैं, हमको फ्लेक्सिबिलिटी है, फंक्शन इसीलिए बनाया है हमने, तो हम फॉर्मल और लोकल वेरिएबल्स डिस्टिंग्विश कर सके, पासिंग दी वैल्यूज फ्रॉम ए टू एक्स कैसे हो रहा है ये समझ सकें, इसलिए हमने ये किया है। नाउ इंट ऐड के बाद यहाँ पर, हाँ, वो अगेन इट इज लाइक अ ब्लॉक,
कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। के बाद हाँ, इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, राइट। एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करो इंट z, जो कि रिटर्न होगा एक्चुअली। सेमीकोलन। हाँ, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। फंक्शन नहीं, फंक्शन के अंदर अब लॉजिक आएगा जो हम कराना चाह रहे थे। और क्या, और एंटर एंटर। रिटर्न आप क्या करा सकते हो, z की वैल्यू करा सकते हो। हम रिटर्न ना करा आईएनटी की जगह पे वॉइड लिख देते हो। अभी तो आप वहां पर ऊपर क्या चाह रहे हो, c, हाँ इंटीजर c में इंटीजर टाइप वैल्यू चाह रहे हो आप, कैट आएगा। z, राइट। आपने जैसा बोला वैसा वैसा काम करना है। आपने c इक्वल टू एड फंक्शन लिखा, एड फंक्शन जो भी काम करेगा वो सी नाम के वेरिएबल में देगा, और सी नाम का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप है, इसीलिए रिटर्न तो उसको इंटीजर टाइप ही करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू मैच एवरी टाइम। नाउ कम बैक टू द मेन प्रोग्राम। नाउ बिकॉज इंट एबीसी जहां दिया है ना आपने, वहां पर एक एंटर मारो। जैसे आपने डिक्लेयर किया वेरिएबल्स कौन कौन से यूज करने हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं कि फंक्शंस कौन से यूज करने वाले हो। फंक्शन भी डिक्लेरेशन वेरिएबल की तरह होता है। तो जो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन नीचे है, इंट स्पेस ऐड ब्रैकेट में इंट कॉमा इंट, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने डिक्लेयर किया कॉमा इंट और सेमीकोलन, and then press and enter so that we distinguish the block of code with declaration. Now see, declaration of a function, use of a function and definition of a function, three different things. आपने अभी जो किया वो क्या किया, कौन सा ये वाला लास्ट? हाँ ये जो लास्ट में, दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन किया, c इज इक्वल टू एड a प्लस बी, जहाँ a कॉमा b जहाँ किया वहां पर आपने क्या किया, इस फंक्शन को कॉल किया। दैट मीन्स यू आर यूजिंग अ फंक्शन हियर, राइट। और सबसे नीचे में जहां आपने यस एंड ऊपर डिक्लेयर द फंक्शन, यू कैन राइट हियर, राइट। एंड द थर्ड स्टेप इज डिफाइन द फंक्शन। ये वाला ना मैडम? यस यस यस, ये वाला, ये आपने क्या किया, डिफाइन द फंक्शन। आप एक बार रन कर लो, करिए, इसमें आ गया। तो किया क्या आपने, आप देखो आपको आता नहीं है कह रहे थे आप, कर तो दिया आपने। मैम उसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है, ये एक्स और वाई हम अलग अलग लेते हैं और वहाँ पे ए बी लिया है, वैसे कंफ्यूजन हो जाता है कोई मैम। बात नहीं, ऐसा करो एक्स और वाई को ए और बी बना दो, देख लेते हैं। अब वो मुक्का तो मारेगा नहीं ना स्क्रीन से निकाल के, और एक्स और वाई की जगह ए बी, जेड रहने दो, ये रहने दो, हाँ जेड रहने दो, वो तो इसकी प्रॉपर्टी है फंक्शन की। करके देखो रन, चल गया। कहाँ कंफ्यूजन हुआ और कहाँ दिक्कत हुई, हाँ मैम, हमने जहाँ पे जितनी बार पढ़ा उसमें सब अलग अलग लिया था, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता था। मैंने आपको क्या बताया अलग अलग क्यों लिया, ताकि अगर मुझे आपको पढ़ाना हो कि कॉलिंग दी फंक्शन से डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में कैसे कंट्रोल जाता है, तो क्या होगा, जैसे आपने ऐड में a कॉमा b दिया तो उसको क्या मिलना चाहिए, दो वेरिएबल्स a और b नाम से, और वो उसको कैसे पास करेगा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में। उसको आपने देखा डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में आपने ब्रैकेट में इंट a और इंट b लिखा है, यानी कि इंट x या इंट y लिखा था। तो अगर ये एक्स वाई होते तो हम ऐसा पढ़ते हैं कि a की वैल्यू x में चली जाती है, b की वैल्यू y में चली जाती है, और फंक्शन एक नॉर्मल प्रोग्राम की तरह रन हो जाता है। और जैसे ही रन होगा तो आपने उसको लास्ट स्टेटमेंट क्या दिया, रिटर्न z। तो यानी कि जब भी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो ये अपनी क्या वैल्यू होल्ड करके बैठा है, सिर्फ Z। एक z की वैल्यू। और ऊपर वापस आओ जहां पर कॉलिंग द फंक्शन है, व्हाट हैव यू रिटन, c इज इक्वल टू जो भी फंक्शन है, तो जो भी आलू टमाटर जो मिला उसको, उसने उसको कहाँ दे दिया, सी नाम के वेरिएबल के अंदर। वैल्यू क्या उठा के लाया था,
z, पर मेन प्रोग्राम में क्या चाहिए उसको, वैल्यू c, तो ये पास कहाँ हो गई वैल्यू, c के अंदर. सो दिस इज हाउ अ फंक्शन इज मेड. मैम इधर हमें डेटा टाइप ही अकेला लिखना है या जो सिर्फ वेरिएबल? डेटा टाइप. डिक्लेरेशन इज ऑलवेज लाइक दिस. इंट abc लिखा ना आपने, और आगे कुछ नहीं लिखा, तो इसी तरह से इंट return type at name of the function int comma int is the type of variables it will accept, so you're declaring it. भाई पहले से हम बता दे रहे कि हम तो दो इंटीजर टाइप लेने वाले हैं, बस उसको वहां नाम नहीं चाहिए होता डिक्लेरेशन में. मैम अगर करेक्ट. इंटीजर की जगह पे कोई और डेटा टाइप यूज कर ले वहाँ पे डिक्लेरेशन के टाइम पे, तो सारी जगह पे चेंज करना. आप ऐड के साथ पे पैरामीटर्स क्या दे रहे हो, a और b. आप दोनों फ्लोट बना सकते हो, एक इंटीजर एक फ्लोट टाइप कर सकते हो, पर ये याद रखना टाइप कास्टिंग करना मत भूलना, क्योंकि सी अब फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा. करेक्ट. तो अगर आप जो भी इसके साथ कलाकारी करनी है आप करके देख लीजिए, इट विल वर्क. बस हमेशा सिंक क्या रखना, डिक्लेरेशन, कॉल और डिफाइन में टाइप्स जो है मैच होने चाहिए. राइट. जो आंसर रिप्लाई आता है जैसे सी को हम फ्लोट करते डेटा टाइप, तो हाँ, आंसर फ्लोट में उसकी मतलब टाइप कास्टिंग की मतलब नहीं होगा ना जरूरत? करके देख लो एक बार. सर मुझसे पूछने से अच्छा है यहीं पर एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं. हम्म. हाँ आउटपुट दिख रहा है। हाँ बेटा दिख रहा है. अब ये जीरो क्यों आ रहा है, आपने सारी जगह पे मैचिंग की, मैंने आपको बताया था 3 जगह पे मैच करना. ओके, सो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा फ्लोट। सारी जगह पे आपने जहां जहां मैंने आपको सिखाया वो सारी चीजें बदलेंगी. अब ये रिटर्न क्या कर रहा है, z. z का टाइप क्या है, फ्लोट. इंटीजर था तो उसमें। अभी अभी आपने फंक्शन की डिफाइन जहां किया वहां पे भी आपने रिटर्न टाइप इंट ही करके रखा है. ऐड का रिटर्न टाइप फ्लोट हो जाएगा. ऐड का इंटर मैम वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन या सर वो भी कुछ चेंज? ऑटोमेटिक नहीं होता, मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाई. डिक्लेयर, कॉल और डिफाइन में टाइप्स को चेक करना प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपने सी बोला फ्लोटिंग पॉइंट, और ऐड फंक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद आपको थैली में भर के देने वाला है फ्लोटिंग पॉइंट, पर आपने कैपेसिटी उसको देके रखी है इंटीजर टाइप की. डेफिनेशन ऑफ फंक्शन में रिटर्न टाइप फ्लोट नहीं हो गया, क्योंकि वो रिटर्न जेड कर रहा है. जेड इज फ्लोट इनसाइड योर ऐड फंक्शन. सो मतलब जो इनपुट आ रहा रिटर्न है टाइप उसकी नहीं, साइड रिटर्न टाइप. रिटर्न टाइप, हाँ रिटर्न टाइप इज ऐड के पहले जो इंट लिखा है. डिफाइन द फंक्शन में सबसे पहली चीज क्या लिखी है, रिटर्न टाइप. डिफाइन द फंक्शन में ये इंटीजर। रिटर्न टाइप इंटीजर है ही नहीं, रिटर्न तो आप जेड करा रहे हो जो फ्लोटिंग टाइप है, ओके। तो ये भी चेंज होगा. हाँ, अब यहाँ पे एंड ऊपर हो गया, डिक्लेरेशन के टाइम पे। अब सी भी फ्लोट हो गया. अब दो इंटीजर को ऐड करने से फ्लोट, अब यहाँ पे भी फ्लोट करो ना, हाँ डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन में भी फ्लोट हो जाएगा. अब एक बार फिर रन करके देखो. हाँ, तो कुछ हेलमेट पहन लेना, हेलमेट पहन लेना. कभी कोई वापिस जीरो। क्यों, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो रूल के अनुसार क्या मिलेगा, ठीक है। तो या तो एक को फ्लोटिंग पॉइंट बना दो अंदर के, या तो दोनों को फ्लोटिंग पॉइंट कर लो. सब चेंज हो। हाँ एक ही रखते हैं मैडम। चलो एक ही कर लो, तो ऊपर ए को उठा के फ्लोट बना दो,
क्योंकि पहली चीज वो गिनेगा तो ए ही गिनेगा। अब हर जगह पे पहला पैरामीटर फ्लोट रहेगा। हम्म। यहाँ पे परसेंटेज है। हाँ, अब प्रिंट एफ परसेंटेज आपने इसको भी चेंज नहीं किया था। हाँ, ये एफ करो। अब करके देखो। आगे। आ गया। तो आपने तो ये भी बना लिया। अब फंक्शन भी आ गया सबको। यस मैम। वॉजंट इट इजी? बहुत इजी। बस 3 स्टेप, भूलना मत। डिक्लेरेशन वाला, डिफाइन वाला और कॉलिंग वाला। बस, और सबका टाइप मैच किया आपने हर जगह पे। हाँ। अब तो कोई नहीं कहेगा कि नहीं आता। मैं तो नहीं कहूँगा। बिल्कुल, तो बाकी जनता भी नहीं बोलेगी। नहीं बोलेगी ना? करेक्ट? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? हाँ। मैं पॉइंटर्स भी नहीं आता है। आप ही हो। आज आप एमटीवी बक रहा हो, अब आप ही खोलो अपना एडिटर। आज की वॉलंटरी सर्विस आपकी तरफ से ही है। चलेगा मैम। बस कर लो, खोलो। और अगर इतनी सारी रोल लिस्ट में से किसी ने कहा कि हमें नहीं आता, तो आपके पास पूरा अधिकार है कि आप उन्हें जाके घर जाके पीट के आ जाओ। करेक्ट? इतनी मेहनत अगर कोई करे तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए ना। तो ये अधिकार सिर्फ आपका है। इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो अपन धुलाई करने में तो मास्टर हैं ही। चलिए, तो पहली चीज एक मंत्र याद रखो, पॉइंटर मीन्स एड्रेस ऑफ एनीथिंग। बस एक लाइन याद रखना है। अगेन राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स विद फंक्शंस। इनफैक्ट वो फंक्शन वाला कॉपी कर लो। कॉपी कर लूँ? बिल्कुल कॉपी कर लो। कर लिया मैम। चलो अभी 1 सेकेंड मुझे टाइम दो। ओके, शाश्वत, राइट? क्यों सर, आपका नाम शाश्वती है ना? मेरा नाम कथित है। का, हम्म, चलो चलो चलो। ऐसे 60 रोल नंबर है। ओके, कथित। यस मैम। ओके, यानी कि गड़बड़ हो गई ना। रोल नंबर से आपको पकड़ने गए तो समझ नहीं आया। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि आपको अपने रोल नंबर के साथ में, जैसे निहार ने, आदित्य ने लिख रखा है, यश ने लिख रखा है, नाम लिखना होता है। बट द रेफरेंस कैन बी डन इन बोथ द वेज, by roll number and by name also. Correct? यस। So also any variable can be accessed either by the address in which it is stored, यानी आपके घर के पते से भी हम आपको पकड़ सकते हैं। वो आता है ना, भाई मेरे घर पे भी आए, ये फ्लैट नंबर इस लोकेलिटी में इस बिल्डिंग के अंदर में एक कोविड पेशेंट है, पता नहीं कौन है इस घर के अंदर, आप हैं क्या? तो हम कहेंगे कि हाँ मैं हूँ। सो इस तरह से रेफरेंस होता है। जैसे मैंने अभी आपको पूछा, आप शाश्वत हैं क्या? रोल नंबर 55 can be anybody. So that is because I was referring it with the roll number, which is a logical sequence that the college has decided. But your identity is your नेम। name. So also the variable has its use in the program with the value it holds. Every time you'll run a program, it will be saved in some other address, whichever address is available. So the memory address keeps on changing. राइट? रोल नंबर 55 पिछले साल का कोई और था, उसके पिछले साल का कोई और था, बट 21 EIN 055 लिख देने से वो कथित बन जाते हैं। करेक्ट? यस। दैट इज कॉलिंग बाय रेफरेंस और कॉलिंग बाय वैल्यू। हमारे लिए असली मतलब किस चीज का है? प्रोग्राम के अंदर में वैल्यू क्या होल्ड करके रख रहा है?
क्योंकि हमारे को सारे कैलकुलेशन ए बी की वैल्यू से करने हैं, उसके एड्रेस से नहीं करना है। पर प्रोग्रामर जो होता है वो इम्पेशेंट होता है, वो बोलता है कि ठीक है मुझे तो एएमसी की तरह काम करना है, कि मुझे तो फ्लैट नंबर ही चाहिए। या पोस्टमैन जब काम करता है तो इट वर्क्स विथ एड्रेस written on the envelope and not by the letter that is inside the envelope, correct? यस मैम। देयर मे बी प्रैक्टिकल सिचुएशंस जहां पर आपको एड्रेस से रेफर करना हो, और एड्रेस का मतलब क्या होता है? पॉइंटर। यानी कि आप एक इंटीजर टाइप एक्स और वाई मेन प्रोग्राम के अंदर ही डिक्लेयर करो। आपने ये दूसरा बना लिया है ना? नहीं, हाँ मतलब वो कॉपी कर लिया हाँ उसको। कॉपी कर लिया है, हाँ। तो आप फ्लोट ए सी भी रखा हो, आप इंट एक्स वाई, अब दोनों के आगे स्टार स्टार लगा लो, एक्स के आगे एंड वाई के आगे। ये क्या वेरिएबल्स बन गए? पॉइंटर्स। अब फ्लोट ए और सी के बाद एक एंटर मारो बड़ा सा, 2-3 लाइन, राइट? अब यहां पर आप कर दो x इज इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए, क्योंकि अभी हमने जैसे डेफिनेशन बोली एम्परसेंट ए सेमीकोलन, y इज इक्वल टू एम्परसेंट बी। इसका मतलब क्या हो गया? अब हमने एड्रेस भी दे दिया। यस, अब आप या तो ए और बी को डायरेक्टली यूज कर सकते हो, या एक्स एंड वाई से भी उसको कॉल कर सकते हो, मैं करेक्ट? मतलब ए और बी उसकी वैल्यू हो गई और एक्स एंड वाई उसका हाँ, एड्रेस हो गया। एक्स एंड वाई, यस, बिकॉज इट इज अ पॉइंटर एंड पॉइंटर ऑलवेज होल्ड्स द, एड्रेस। या, खत्म। अब जहां पर आपने एम्परसेंट ए और एम्परसेंट बी लिखा है, वहां पर आप क्या लिख सकते हो? मतलब सी भी आप लिख जहां सकते पर हैं। हाँ मतलब एक्स एंड वाई उसका एड्रेस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, करेक्ट, लिख दो। मैम एक डाउट और है मैम, इसमें अगर हम हम्म वैल्यू चेंज कर दिए ए की एंड बी की आगे हम्म जाके, तो वो वैल्यू चेंज हो जाएगी एक्स एंड वाई चेंज में? हो जाएगी, हमने तो सिर्फ एड्रेस लिखा है। अब उस एड्रेस में मकान नंबर तो वही रहेगा, किराएदार बदलते रहेंगे, फर्क पड़ेगा क्या उससे? एम्परसेंट नहीं रहेगा। अब एक्स इज इक्वल टू एम्परसेंट ए, करेक्ट? अब एक्स और वाई पॉइंटर टाइप है, तो ऐड की डेफिनेशन और डिक्लेरेशन में क्या बन जाएगा? एक्स एंड वाई। दोनों पॉइंटर टाइप बन जाएंगे, क्योंकि अभी आपने मेन प्रोग्राम में एक्स और वाई को पॉइंटर डिफाइन किया है, तो जहां पर डिक्लेरेशन है और जहां पर डेफिनेशन है वहां पर भी पॉइंटर बना दीजिए, बस। यहाँ पर भी अलग से बनाना हाँ, पड़ेगा? नहीं, ए के आगे स्टार लगाने से वो अपने आप ही पॉइंटर बन गया ना, हाँ वो तो। बस। अब पॉइंटर जो होता है वो एड्रेस होता है, इसीलिए हमेशा इंटीजर टाइप रहेगा, वो फ्लोट पॉइंट टाइप नहीं बचेगा। अब ये भी ध्यान रखना है। नहीं, यहाँ नहीं। हाँ नहीं, हम्म, तो यहाँ इंटीजर करना पड़ेगा ना। यस, क्योंकि एड्रेस है। अब जब इसको चेंज करोगे तो बाकी सारी जगह पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैम तो फ्लोट भी कर सकते हैं ना वहाँ पे, एड्रेस हमेशा कैसा रहेगा? इंटीजर। अब इसमें थोड़ी थोड़ी एरर्स आई, अभी और भी जगह पे जहां जहां चेंज करना है कर लो पहले। अब इंटीजर ही है। सारे इंटीजर कर दो, अब फ्लोटिंग पॉइंट हटवा ही दो। पहले हम इंटीजर से कर लेते, फिर उसको फ्लोटिंग पॉइंट बनाने की कोशिश करेंगे। सारी जगह पे इंटीजर कर दो। पहले हम एग्जाम्पल तो इंटीजर से ही कर लें पहले। परसेंटेज एफ की जगह परसेंटेज डी हो जाएगा हर जगह पे।
ठीक, अब बाकी क्लास रेडी रहे और अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो अब आंसर आपको देना, मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया, राइट? अब एरर आप डीबग कर सकते हो कि नहीं, मुझे आप लोगों को देखना है, चलो करो। करूँ? वैसे तो चलेगा, हाँ करो। हम्म, गुड। और क्या हुआ इधर? आप यहाँ का पॉइंटर डेफिनेशन से हटा सकते हो अभी के लिए, ए और बी के आगे जो पॉइंटर है हाँ, वो उसको एज एन वैल्यू ही वो पास भी करेगा तो इंटीजर टाइप में मिलेगा उसको। अब करके देखो। हम्म, बड़ा सम है। हाँ बंद इसमें एक करो। एड्रेस का सम है। हाँ ये एड्रेस आ गया है बाहर क्योंकि आपने बंद करो इसको, आउटपुट। अब पढ़ लो। बताओ जल्दी से पूरी क्लास। इट्स एन ओपन क्वेश्चन, इसका प्रोग्राम में छोटी छोटी दो तीन चीजें चेंज करने से ये प्रोग्राम चल पड़ेगा, पर ये कौन बताने वाला है मुझे। मैम मतलब ये एड्रेस की वैल्यू देगा हमको या एड्रेस का सम करके बाद में जो वैल्यू आंसर आता है? हम्म, करके देखो, चलो सारे एक्सपेरिमेंट्स हम एक एक 19 करके का? सबके सजेशंस करके देखेंगे। 19 वाले पे? हम्म, हम्म, ओके। ओके फिर इतना ही करना है। करो करो करो। अब बिल्ड एंड रन करके देखो, आ गया आंसर तो हम फ्रीज हो जाएंगे वहां पे। आगे आ गया, वेरी गुड, सो यू कैन थैंक द पर्सन फिर गिव यू एन आंसर। यस देयर, डन। अब आपको पॉइंटर भी आता है। मैम अगर एड्रेस प्रिंट करा ना हो तो मतलब ये स्टार नहीं लगाने? एम्परसेंड, आपने x इज इक्वल टू एम्परसेंड ए कहा है, एम्परसेंड यानी एड्रेस, तो अगर आप x और y यूज कर रहे हैं इसका मतलब आप एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, और वैल्यू अगर यूज करना है तो उसके आगे स्टार लगा दीजिए। मेरे को और एक्सपेरिमेंट करना है, वही है जी की वैल्यू चेंज कर देनी है। अब आपके पास में ट्यूटोरियल शीट में ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, you can attempt the questions from all these three exercises and you will get to know how the program is to be made with these concepts. Was it difficult? गलतियां होंगी, छोटी छोटी गलतियां। आप तो नॉर्मल प्रोग्राम भी बनाते होंगे तो दो एक बार एरर्स आती हैं, वार्निंग आती हैं, उसके बाद हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। आपने देखा कि हाउ यू कैन क्रिएट अ पॉइंटर, रिमेंबर दी स्टेप जो आपने इंट ऐड इंट इंट के साथ के पहले लिखा ना, जो जब भी पॉइंटर यूज करेंगे एक्स एंड वाई डिक्लेयर किया तो एम्परसेंट ए और एम्परसेंट बी जो आपने असाइन किया। मैम तो मतलब इसमें एन परसेंट नहीं आएगा स्कैनर के टाइम पे और इधर आपने ऊपर पहले ही बता दिया ना, एम्परसेंट ए मैम तो इज इक्वल स्कैनर टू के एक्स टाइम एंड। पे क्यों स्टार नहीं लगाया हमने? अरे आपने एक्स और वाई को क्या कहा है ऊपर, तो क्या है जब मतलब भी एड्रेस बोलना होगा तो मैं एक्स बोलूंगा, तो हाँ वो जब कैसे? आपको स्कैनफ में एड्रेस ही देना था तो आपने एक्स कहा ना उसको, आप एक ही बार बोलो। कुछ नहीं, कान थोड़ा सा लंबा पकड़ा है, पर इसकी ज़रूरत अलग-अलग एप्लीकेशंस में होती है, इसलिए आपको पढ़ाना हमारे लिए ज़रूरी है। बन गया? यस मैम। सर आप फिर तो प्रो मैक्स हो गए आज सी में, ये तीन चीज़ें जिसको आती हैं वो मास्टर है। यहाँ फंक्शन वाला ही थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी तो सब अब बन गया ना सर, अब तो आपने पॉइंटर से फंक्शन बना दिया।
बनाया कि नहीं? आपने तो दो कंसेप्ट को जोड़ के प्रोग्राम बना दिया सर, राइट? बन गया? यस मैम। वेरी गुड। आज का ट्यूटोरियल फ्रूटफुल रहा। मैम हम्म। मैम जी जी बोलिए। मैम वो लास्ट जो 10th प्रैक्टिकल दी है हमको, उसके सॉल्यूशन में मैम हाँ, आंसर ही नहीं आता है उसका। कोई बात नहीं, आप अपना प्रोग्राम मुझे मेल कर दीजिए, मैं आपको अगर उसमें कोई गलती होगी तो रिवर्ट कर दूंगी। मैम मतलब उसमें फाइल हाँ एक्चुअली फाइल, हाँ ना, तो एग्जैक्टली यही तो है। आपने जब भी आप फाइल ओपन करके आप फाइल का नाम देते हैं तो आप चेक करो वेदर दैट फाइल एग्जिस्ट्स और नॉट, ओके। वरना वो अनेबल टू ओपन। हम उसमें एक एक्सेप्शन लिखते ही हैं, इफ इट इज नल, क्योंकि इसको पॉइंटर में सेव करते हो आप फाइल, आप देते हो ना, सिंटेक्स का जो फाइल हैंडलिंग का है, if you follow that you give a pointer variable and you assign it to function with f open, right? यस मैम। वो नल चेक कर सकते हो ना, अगर नहीं होगा तो वो आपको मुक्का मारेगा वापस, unable to open the file या फाइल डज नॉट एग्जिस्ट जो आप लिखवाना चाहते हो। तो फाइल मिले तो खोले, नहीं मिले तो आपको आंसर कर दे डिसेंट एंडिंग, और फिर भी एरर आती है तो आप मुझे मेल कर दें, आई विल बी हैप्पी यस टू मैम विल रिजॉल्व ऑल योर बी। क्वेरीज। यस, मैं वो इफ इट फाइल डजंट, सेव नहीं की इसलिए उन्हें हो रहा है वो। हाँ बस, whenever you make a file and give the name of the file, checking that there is a file, I don't think it will create a problem. मैं वो सेल्फ स्टडी में था इसलिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, a bit of practice and it will work. वीडियोस देख के भी नहीं आ रहा है। अरे देखो, कोई भी प्रोग्राम डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता, the only thing is you have to understand what type of error has come and how do you crack it, and Dheer is there to help you, यस मैम। correct? तो एक अच्छा दोस्त भी जरूरी होता है। वो है ही मैम। Hmm, नहीं हेल्प। बस, right? So you can make any program now, and if you have any difficulty you can mail me, right? Again I'm saying this, don't sit with the problems with you, you can ask the problem like, kya hai, and we'll get the solution to you. थैंक यू मैम। Yes, thank you beta, thank you Kachit for all the help today, आज आप ही ने पढ़ाया सब कुछ। नहीं नहीं मैम आपने ही बोला है। अरे नहीं सर, आपने पढ़ाया। चलो ठीक है, बाय। हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल, राइट? थैंक यू मैम। थैंक यू बच्चों।